नमस्कार, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। और आज बात नीट पेपर लीक की। नीट पेपर लीक मामले में जहां कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तो उनसे पूछताछ लगातार चल रही है, तो वहीं पूरे मामले में एनटीए से जुड़े अधिकारी भी जांच के दायरे में आते जा रहे हैं। एक तरह से जांच का दायरा अब थोड़ा सिकुड़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक की शुरुआत कहीं ना कहीं एनटीए से ही हुई है। पुणे से जिस मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में पता चला कि वो एनटीए से एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई है और गोपनीय शर्तों के आधार पर काम भी करती थी, और इसी नाते उसकी पहुंच नीट पेपर तक हुई जिसे वो छात्रों के बीच लीक करती थी। आज 5 की पड़ताल में नीट पेपर लीक मामले के एनटीए कनेक्शन की पड़ताल करेंगे। साथ ही हमारे खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक दिन पहले तक 9 आरोपी सीबीआई के हत्थे चढ़े थे। वहीं अब महाराष्ट्र के लातूर का शिवराज मोटगांवकर भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एक कोचिंग में टीचर है। देश भर में तमाम जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि इस कांड से करीब 23 लाख परीक्षार्थियों पर असर पड़ा है और कुछ छात्रों के सुसाइड की भी खबरें आई हैं। इस बीच पूरे मामले की जांच का दायरा अब सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसे संकेत मिले हैं कि पेपर लीक की शुरुआत कहीं न कहीं एनटीए से ही हुई है। सीबीआई की जांच के दायरे में अब एनटीए के अधिकारी भी आ चुके हैं। पुणे की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मांधारे और लातूर के पीवी कुलकर्णी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। मनीषा मांधारे को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। वो पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पिछले 24 साल से प्रोफेसर के रूप में काम कर रही थी और एनटीए के साथ गोपनीय शर्तों के साथ जुड़ी हुई थी और वही छात्रों के क्वेश्चन पेपर लीक करा रही थी। इसमें हमने नीट का एनटीए का जो नोटिफिकेशन है 21 जून के लिए एग्जाम का, उसको चैलेंज किया है, क्योंकि उसमें जो है इन्होंने इस साल ना करके जो सरकार की बात है वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर से चलाएंगे। हमने ये इसमें डिमांड किया है उसको चैलेंज करते हुए कि आप इसी साल से जो है सीबीटी के माध्यम से एग्जाम कराया जाए। और सबसे बड़ी बात इसमें अगर गोपाल जी देखेंगे तो ये भी है कि जिस तरीके से सीबीआई की जांच चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, इसमें कुछ नाम जो आगे आ रहे हैं, इससे ये क्लियर होता है कि ये मामला यहाँ से लेकर के मंत्रालय तक के लोग भी लिप्त हैं इसमें, और ये कोई छोटी स्तर की बात नहीं है कि जिसपे एक छोटा घोटाला या स्कैम कर ले। इसमें कई लोगों का लिप्त होना पाया जा रहा है। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कई संदिग्धों को समन भेजकर पुणे के सीबीआई ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन पर पेपर खरीदने का शक है। उन्हें सीबीआई की तरफ से समन भेजकर पुणे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं राजस्थान के दौसा का बिवाल परिवार भी पेपर लीक कांड का बड़ा हिस्सेदार पाया गया है, जिसके परिवार से 5 सदस्य एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तारी कर चुकी है। अब इनसे पूछताछ कर रही है और आने वाले समय में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दायर की है। यह नई याचिका आरजेडी सांसद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर से कराया जाए और इसी साल कराया जाए। साथ ही एनटीए को भंग करने की भी मांग की गई है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कब तक सुनवाई करता है और सुनवाई के बाद क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। तो देखिए, नीट पेपर लीक मामले में अब जो जांच का दायरा थोड़ा सिकुड़ रहा है। देखिए, जो सीबीआई है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो कहां, राजस्थान में, इसके अलावा महाराष्ट्र में, दिल्ली एनसीआर में लोगों को तलाश रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी जो है, इसकी तार जो है वो एनटीए से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक शानदार बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, एके जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं। साथ ही टीएन चौधरी साहब है, कोचिंग संचालक। प्रोफेसर मदन मोहन गोयल पूर्व वीसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई एनटीए आखिर जांच के घेरे में कैसे आ गया। बड़ा सवाल है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं जैन साहब सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्योंकि पूर्व डीजीपी रहे हैं आप। जैन साहब, सीबीआई देखिए महाराष्ट्र में ढूंढ रही है, राजस्थान में, दिल्ली एनसीआर में लोगों को तलाशा जा रहा है, आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। एनटीए को पहले बाहर रखा गया था, लेकिन तार
घूम फिर कर एनटीए में आ रहा है। क्या एनटीए ही वो लूप फॉल्स है जहां से पेपर निकला, उसके बाद छानबीन हुई और अब फिर एनटीए में वापस आ रही सीबीआई? बिल्कुल सही है कहना। एनटीए से ही शुरुआत होती है। मेरा ये जानना आवश्यक है। मैं जानना चाहूंगा कि प्रोफेसर कुलकर्णी और प्रोफेसर मनीषा को किसने एक्सपर्ट के रूप में चयनित किया था? कौन है वो शख्स जो एनटीए में हायर अप होगा जिसने कि इनका सिलेक्शन किया? किस आधार पर सिलेक्शन किया? क्या इनकी छवि नहीं पता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं? कितनी शर्मनाक बात है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है उसको आप पेपर सेटर बना रहे हैं, उसको आप बोर्ड में रख रहे हैं। तो इसका मतलब है या तो आपकी मिली भगत है या आप बिल्कुल ही बेवकूफ हैं, अज्ञानी हैं कि आपको यही जानकारी नहीं है कि उसकी रेपुटेशन कैसी है। डीजी एनटीए कह रहे हैं कि अगली बार जो होगा उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। भाई कैसे कह दिया आपने, बयान दे दिया? इसका मतलब आपको पता है कि बाधा कहां थी और वो आपने दूर कर ली है। कुछ नहीं पता है, हवाई बात कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी एक नई परंपरा। मैं तो सुन के हैरान हूं कि पिछले साल के टेस्ट में बिवाल फैमिली जो ये राजस्थान की है, इनके पांच बच्चे जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस में, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गए। इसका मतलब पिछले साल की परीक्षा भी कंप्रोमाइज थी। अगर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछली वाली परीक्षा का भी पेपर आउट था तो मैं उनसे सहमत हूं, 100% हालांकि सहमत डीजीपी हूं। सर जैन साहब, कई लोगों ने तो आरोप लगा दिए, बड़े बड़े राजस्थान के बड़े कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगा दिए कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बीजेपी से भी जुड़ा है। बिवाल के कई फोटो भी सामने आए। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। हमारे साथ टीएन चौधरी साहब भी जुड़े, कोचिंग संचालक है। प्रोफेसर मदन मोहन गोयल है, पूर्व वाइस चांसलर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। मैं मदन मोहन जी आपके पास आ रहा हूं। क्या संभव है कि कोई बाहर का आदमी पेपर लीक कर ले? क्या ऐसा संभव है कि बिना एनटीए के कोई इनसाइडर है जो अंदर बैठा है जिसके बिहाफ पे ये पेपर लीक हुआ है? 2019 से देख लीजिए आज तक शायद एक आध एग्जाम छोड़ दे, हर बार पेपर लीक हुए हैं। जी, मेरा ये मानना है कि एक्सपर्ट्स के बारे में जैसे जैन साहब कह रहे थे, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। एक्सपर्ट्स की सिलेक्शन प्योरली मेरिट्स पे होती है। मैं भी कई जगह एक्सपर्ट के तौर पे जाता हूं, यूपीएससी में भी जाता हूं, स्टेट सर्विस पुलिस कमीशन में भी जाता हूं, और जहां तक पेपर लीक होने की बात है उसमें किसी भी प्रकार के व्यक्ति कभी भी इन्वॉल्व हो सकता है। और मेरा तो ये मानना है कि आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इरा में मिसयूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आल्सो टेकिंग प्लेस, क्योंकि मेरा मानना है कि मिसयूज जो है एक मंकी माइंड है और उसके माध्यम से भी लोग कई तरीके के हथकंडे अपना करके इस पेपर लीक को अंजाम दे रहे हैं। सर अगर ऐसा है तो हम कैसे दावा करेंगे कि भाई फेयर हो गया हमारा पेपर, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है? अगर आप ये कह रहे हैं कि एआई का जमाने में ऐसा हो सकता है तो फिर हम कैसे दावा कर सकते हैं कि सब कुछ फेयर हो जाएगा? देखिए, जिस तरीके से आप लोग ईवीएम पर एलिगेशन लगाते हैं, ठीक इसी तरीके से डिजिटल इंडिया के ऊपर भी देखिए, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस की हमेशा तारीफ करता हूं, लेकिन जो मिस यूजेस हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो, चाहे वो इस तरीके के पेपर लीक के मामले हो, मुझे लगता है हो ना हो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल अनूप जी होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं एक स्टेट सर्विस कमीशन में एक पेपर सेटिंग के लिए गया हुआ था। वहां क्वेश्चन बैंक होता है हैंड रिटन का, लेकिन जब मैंने उन हैंड रिटन क्वेश्चन में से चूज करने के लिए क्वेश्चन को देखा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो चैट पीटी से जीपीटी से लेकर के लिए हुए थे, वो एकदम पकड़े गए और हमने इमीडिएटली अथॉरिटीज को बताया और हमने उनको अपने पेपर में नहीं लिया। कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज ऑफ मिसयूज ऑफ चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्रोबेबली देयर। और जहां तक बात है कि हमें इस मिसयूज को रोकने के लिए वी हैव टू बी अलर्ट, अवेयर एंड अवेक। और मैं तो ये कहता हूं कि एजुकेशन सेक्टर में मेरा जो थॉट है, नीडोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट जिसको मैं प्रमोट करता हूं, उसमें हम बार बार ये कहते हैं कि ये जितनी भी समस्याएं हो रही हैं ये लालच के कारण हो रही हैं, जिसको मैं ग्रीडोनॉमिक्स कहता हूं। वास्तव में समस्याओं का समाधान ये जो गीता इंस्पायर्ड नीडोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें मैंने एक स्ट्रीट स्मार्ट मॉडल भी दिया है, जिसमें मैं बताया करता हूं कि वास्तव में
हम लोगों को एजुकेशन रिफॉर्म्स में, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को भी इसी तरीके से महत्व देना होगा। जिस तरीके से यूपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं फुल प्रूफ, ठीक इसी तरीके से नीट का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जा सकता है। सर, आप तो खुद कह रहे हैं कि आप एक्सपर्ट के तौर पर जाते हैं बीपीएससी में, यूपीएससी में, जहां भी जा रहे हैं, वहां क्या इन पेपर को नहीं बताते हैं आपके भाई हम ऐसी तैयारी कर सकते हैं? तो फिर इन चीजों को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। टीएन चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े, कोचिंग संचालक है। चौधरी साहब, एक कोचिंग संचालक और गिरफ्तार हो गए, आपको भी पता होगा, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। क्या आपको नहीं लगता है कि कोई कनेक्शन होता है ऐसे कोचिंग संचालकों का अचानक से इतना पैसा कमाना? और उनका मैं कोई वीडियो भी देख रहा था, भाई वो तो शो ऑफ कर रहे हैं कि वीडियो में हमारे साथ ऐसे 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 लोग, उनके घर से मोबाइल में वो चैट भी मिल गए जहां पूरा क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ था। क्या कोई ऐसा कनेक्शन भी है कोचिंग का और एनटीए का? ऐसा लगता है कोचिंग संचालक इतना बड़ा गठजोड़ कर पाते होंगे? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस तरीके के गठबंधन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं आपको बताऊं कि मुझे 36 साल हो गया कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाते हुए। हर साल हम लोगों के पास कोई ना कोई सोर्स है, कोई ना कोई कॉल करके पूछेगा कि सर हमारे पास ना कुछ क्वेश्चंस है, उसको पहले से सॉल्व करवा सकते हैं आप। वो अलग बात है कि जो टीचर्स अपने मोरल वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो कहते हैं देखो जी हम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है कि ये जो हो रहा है, आप 40 साल 50 साल पहले भी अगर जाएं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस और मेडिकल एंट्रेंस के जो पेपर होते थे तब भी वो लीक हुआ करते थे। ये फैशन बन चुका है। और जो टीचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में जो लोग हैं जो मोरल वैल्यू के साथ टीचिंग और कोचिंग नहीं दे रहे हैं, दे ऑल यू विल फाइंड समहाउ दे आर इन्वॉल्व हियर एंड देयर। उनको पता होता है कि एनटीए के पेपर सेटर्स कौन है, उनको पता होता है कि एनटीए से कनेक्शंस कैसे कनेक्ट करना है। वो डाटा भी लीक करवा लेते हैं। उनके पास मेडिकल एंट्रेंस में जो बच्चे बैठते हैं उनके पास उनका भी डाटा होता है। बहुत तरीके से गलत करने वाले लोगों की कोई लिमिटेशन नहीं है और बहुत लोग गलत करते हैं। और ये बिल्कुल जो अपने डीजीपी साहब ने कहा है कि देखिए चोरी कहाँ से होती है? चोरी वहीं से होती है जहां पे जो कोई चीज बनाई जा रही है, तो अगर लीक वहां से अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो आगे लीक होने का कोई चांस नहीं है। तो जहां पेपर सेटर हैं जो पेपर बना रहे हैं और प्लस जो उसको एडमिनिस्टर करने वाले लोग हैं, अगर वो उनकी ऑनेस्टी पे डाउट है तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। अभी थोक के भाव से लीक हुआ है तो बहुत ह्यू एंड क्राई मच रहा है, इसके लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। बट गाए बगाए कभी 50 लोग, कभी 100 लोग, कभी 200 लोग चुपके से अपना काम करते हैं और ये चोरी करते हैं। और ये हर बार की बात, ये तो नोटिस में अब आ रहा है। मीडिया इतनी ज्यादा शानदार काम कर रही है कि इन चीजों पे नजर बना के रखी हुई है, इसलिए चीजें बहुत निकल के आ रही है। आई एम टेलिंग यू, इन द ईयर ऑफ 94, 95, 96 आप उन टाइम के रिकॉर्ड्स निकाल के देखें तो पता चलेगा कि खूब सारे पेपर लीक होते थे और बच्चे इस तरह के काम करते थे। यही तो सवाल है सर कि रुकेगा कैसे? अभी मैंने देखा गोयल साहब कह रहे हैं कि एआई के जमाने में हो सकता है ऐसा, लेकिन यही सवाल उठ रहा है कि अब हम फेयर कैसे कह सकते हैं कि फेयर एग्जाम हो? मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। मेरे पास देखिए प्रोफेसर विपुल सुनील भी हमारे साथ जुड़े, मुझे स्क्रीन में दिख रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। विपुल जी, आपको क्या लगता है एनटीए ही वो जगह है जहां से पेपर लीक हुआ है, या फिर घूम फिर के जांच एजेंसी सीबीआई जो है यही अगर दबिश डाले तो तमाम चीजें साफ हो जाएंगी? जी नमस्कार जी। साथी परीक्षा को आपके दर्शकों को नमस्कार। मोटे तौर पर है क्या कि डे फर्स्ट से मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एनटीए संदिग्ध है। और देखिए घड़ी की सुई की तरह चीजें पहुंच रही हैं। सीबीआई जैसे जैसे जांच में आगे बढ़ रही है और बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है। जैसे बड़ी एक जरूरी सी बात, एक गिरफ्तारी में से गिरफ्तार हुए व्यक्ति ने ही कहा कि हम बहुत छोटे लोग हैं और इसके तार बहुत बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, तो इसको मेंशन करिए। और हमारे शिक्षा मंत्री आके कहते हैं कि एनटीए में तो बहुत काबिल लोग हैं। एनटीए में काबिल लोग हैं, एनटीए की बात नहीं है, ये गलती हो गई है। बड़ी बेबस सा चेहरा बना करके सामने आते हैं और कहते हैं कि हम बहुत बेबस हैं, हम आगे क्या करेंगे कि ऑनलाइन कर देंगे और एग्जाम और आने वाले समय में ये नहीं होगी। मैं आपके चैनल पे एक जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों से यूजीसी नेट की परीक्षा ऑनलाइन यही एनटीए करा रही थी और लगातार उसमें हिला हौली धांधली हो रही है। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में आकर के पीएचडी के एडमिशन लेने वाले लड़के खबर दे जाते हैं कि सर इसका नेट नहीं हो रहा है, ये पढ़ रहा है, ये अगर राजस्थान और हरियाणा के फला सेंटर पे डाल देगा और 4 लाख खर्च कर देगा तो जारप हो जाएगा।
JRF उसमें कुछ मेरिट के बच्चे होते हैं जो ऊपर से मेरिट होते हैं, चुनिंदा लोगों को सरकार 40,000 और फिर 2 साल के बाद 50,000 रुपये देती है, जाने देती है उसके साथ। तो आप समझिए कि इलाज कहाँ है। इलाज केवल ऑनलाइन का रहने से नहीं है, बल्कि ऑनलाइन में तो एक समस्या ये है कि ऑफलाइन में पता चल जा रहा है, ऑनलाइन में पता चला कि पता ही नहीं चलेगा और हिलाहोली कर देंगे, सेंटर के सेंटर बिक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पेपर सेटर से लेकर के पेपर बनाने वाली एजेंसी से लेकर के, और मैं तो कहता हूं कि इन शिक्षा कोचिंग संचालकों से लेकर के कोचिंग की बड़ी नकारात्मक भूमिका है। कोचिंग स्कीम, मैं तो कहता हूं कि शिक्षा में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। भारतीय शिक्षा पद्धति जो चल रही है परीक्षाओं की, उसमें भी बुनियादी बदलाव की जरूरत है। थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं मैं, विपुल जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं। बड़ी खबर है, इससे नीट पेपर लीक से जुड़ी आ रही है, उसने बोल लेते हैं। नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरोपी शिवराज मोटेगांव का राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जी हां, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी शिवराज मोटेगांव को 9 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। यही वो कोचिंग संचालक है, बताया जा रहा आरसीसी यानी रेणुकाई करियर सेंटर, जिसका संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया गया है। और लातूर से, देखिए 100 करोड़ी ये कोचिंग संचालक बताया जा रहा है, मैं जैन। और देखिए यही वो शख्स है, यही वो कोचिंग संचालक है जिसे 100 करोड़ी बताया जाता है और कहा जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर कोचिंग चलाता है। एक बार हम चर्चा करते हैं, देखिए हमारे साथ पैनल में, एक बार वापस जाते हैं। जैन साहब, देखिए यही वो शख्स है, आरसीसी कोचिंग का संचालक। वीडियो देखिए मैंने, ऐसा लग रहा था कि अपने आप को प्रमोट करने की बात, और एक अलग तरीके से इन लोगों ने तैयारी की थी। भाई जो पेपर इनके पास था, अलग क्लास लगाया गया इनके लिए, अलग तरीके से उनको पढ़ाया गया, बच्चों को सवाल रटवाए गए। तो क्या कोई ऐसा सूचना तंत्र नहीं है जैन साहब जो पता चल पाए कि बच्चों में तो तुरंत फैल जाती है चीजें, क्या पुलिस को या फिर जो जांच एजेंसी उनको पता नहीं चल पाता है कि पेपर आउट हो गया है? सब पता चल जाता है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन इस बात को डिक्लेयर करे, कौन इस बात का सबूत लेकर पुलिस के पास जाए कि पेपर आउट हो गया मेरे पास है। मैं यूपी का डीजीपी था। एक पत्रकार ने एक रात पहले मेरे मोबाइल पर जी एक पेपर भेज दिया। मैंने लंबा चौड़ा वो आया, मैंने कहा क्या है भाई, ये क्या भेजा आपने? वो अब विधायक हो गए हैं, पत्रकार। तो मैंने कहा ये क्या? कहने लगे सर ये कल का पेपर है जो यूपीपीएससी में कल चलेगा, ये कल का पेपर है। अच्छा भाई, मैं जब सुबह 10 बजे से पेपर शुरू होना था, मैंने 9 साढ़े 9 बजे एसटीएफ की टीम्स को लगाया। मैंने कहा जो पेपर बटे उससे इसका मिलान करके मुझे बताइए। उन्होंने मिलान करके बताया कि हूबहू यही पेपर है। मैंने तुरंत सीएम को मैंने फोन करके बताया, मैंने कहा इस तरीके से पेपर आउट हो चुका है। वो मानने को तैयार नहीं, चेयरमैन यूपीपीएससी के, नहीं साहब ये गलत कह रहे हैं, डीजीपी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये दुश्मनी मानते हैं और पेपर कोई आउट नहीं हुआ है। तो जब इस तरह का सिस्टम हो और पेपर पहले से मोबाइल्स पर आ रहे हो, मेरे मोबाइल पर अगर आ चुका है तो क्या आप समझते हैं उस पेपर की सीक्रेसी बनी रही है? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कितनी जगह जा चुका था वो पेपर। बड़ी मुश्किल से दोपहर 2:30-3 बजे के बाद जो है सीएम ने डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा जब जिस तरह से बता रहे हैं पेपर इनके मोबाइल पर आ गया और उससे हूबहू मैच करता है, वही पेपर है, तो ये पेपर जो है आउट हुआ। आप 4-5 दिन भद पिट जाएगी पूरी, उसके बाद करेंगे पेपर तो आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा, पेपर तो आपको दोबारा कराना ही पड़ेगा। एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, एजेंसीज की लापरवाही है। देखिए यूपी में भी हाल में 60,244 सिपाहियों की भर्ती हुई और बिल्कुल कायदे से हुई। एसटीएफ एटीएफ सब लगा रखा था, जिला पुलिस लगा रखी थी, नंबर सर्वेलांस पे थे। जो पेपर लीक आउट करने के गैंग्स हैं प्रयागराज में, कौशाम्बी में, उन सब पर छापेमारी हो रही थी। उनमें से बहुतों पे बड़ी कड़ी कार्रवाइयां हुई, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने खुद कमान अपने हाथ में ली, इन्होंने कहा कि मैं देखता हूं इस बार कैसे पेपर आउट होता है। नया कानून बनाया गया प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कि इतने साल की सजा होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्राविधान उसके अंदर है, संपत्तियों की जब्ती का प्राविधान है। यही आप सेंटर में होना चाहिए, पूरे कंट्री में होना चाहिए। एक मजाक नहीं बनना चाहिए कि बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और आपने उसको हंस के कह दिया कि ठीक है हम दोबारा महीने भर बाद फिर करा देंगे, फिर हम कोई आपसे
फीस नहीं लेंगे, ये कोई बड़ा भारी वो थोड़ी है, सब तैयारी होती है। एक बच्चा एक एग्जामिनेशन के मोड में होता है, उस मोड से आप उसको वापस जो है लाए, आपने उसने पूरी तैयारी कर रखी है कोचिंग सेंटर्स पे पैसा खर्च करके, और जब आपके वो पेपर आउट हो गया तो उसके बाद कह दीजिए कि साहब अब हम दोबारा करा देंगे पेपर। ये सर कोई इतनी ये आसान- तो सिर्फ दोबारा एक मजबूरी हो जाती है कराना, लेकिन मनोबल बच्चों का टूटता है। मैं प्रोफेसर मदन मोहन गोयल आपके पास आ रहा हूं। सर, आपको नहीं लगता है कि दोबारा तिबारा बच्चों को अगर उसी एग्जाम के लिए आप करें तो पहली बार तो बहुत उत्साह जोश के साथ बच्चा एग्जाम देता है, लेकिन दूसरी बार उतनी मेहनत करना शायद मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। कई बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन पैटर्न चेंज किया जा सकता है जी। जैसे हम लोग यूपीएससी में जब क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं, कुछ 100 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो कोई पैटर्न चेंज करके किया जा सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस का जो फॉर्मूला हम नीट में लगाते हैं, इसमें कई प्रकार की संभावनाएं होती हैं। और मेरा तो ये मानना है, अभी मैं सुन रहा था कि ये जो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी चौधरी साहब तो बहुत मॉरल किस्म के मुझे लगे कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग कोचिंग लेते हैं उनके लिए पेपर ही अलग बनाया जाए, और ऐसा उसके अंदर एक एफिडेविट लिया जाए कि जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर और होगा। वास्तव में अगर देखा जाए, इसमें हम नादर कई बार एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठाने के लिए एक डिफरेंट कलर के क्वेश्चन पेपर दिया करते थे, जिससे नकल की संभावनाएं कम हो सकें। तो ठीक इसी तरीके से पेपर भी अलग अलग हो सकते हैं। मुझे पूरा मानना है कि हमारी इस एजुकेशन सेक्टर में जो करप्शन आई है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के कारण आई है। अगर आपने पिछले दिनों में सुना हो, ये हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जब बात करते हैं, इसमें लालच इतना घुस गया है। अभी आप बता रहे थे कि 100 करोड़ रुपए का मालिक बन गया है कोचिंग वाला। तो ये जो लालच की व्यवस्था है और पेरेंट्स की एस्पिरेशंस में जो ये डेंजरस कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, इसको जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक हमारी सारी संभावनाओं के ऊपर पानी फिरता रहेगा। चलिए, मैं टीएन चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सवाल कोचिंग संचालक पर उठे। क्या ऐसा संभव है चौधरी साहब कि अलग आपके लिए पेपर अलग हो, जो कोचिंग नहीं कराते उनके लिए अलग हो? इस संभावना है, या फिर इससे चोरी रुक जाएगी, नीट पेपर लीक रुक जाएगा? देखिए, सुझाव तो सुनने में अच्छा लग रहा है, बट व्यवहारिक नहीं है सर। मतलब बहुत माफी चाहूंगा, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए हमारे को पैनलिस्ट को। सुझाव अच्छा है लेकिन व्यवहारिक नहीं। सच्चाई बताऊं कि ये इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। और देखिए, वो वही बात है कि 100 कोचिंग सेंटर में से कोई एक बुरा निकलता है और 99 बाकी बदनाम होते हैं। इस बात को भी आप मद्देनजर रखिए। सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व नहीं है, बट कुछ लोग गलत होते हैं जो टीचर भी बन गए हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस भी है उनके, वो उनकी अपनी एस्पिरेशंस ही अलग है। वो शिक्षक के नाम पे शिक्षक नहीं है, उनके अपनी सोच बहुत अलग तरीके की है। तो वो किसी तरीके से गाए बगाए कुछ भी करके, तिकड़मबाजी करके, जिनको जो करना है वो करेंगे। टीचर जो मूलभूत होता है वो कभी इस तरीके से काम में इन्वॉल्व नहीं होगा। आपने मेरे से एक सवाल पूछा कि ये इस तरीके से रोक कैसे लग सकती है। देखिए, ये बहुत, इंसान जब तक लालची होगा, जब तक इंसान लालची रहेगा, तब तक आप इस तरीके की गतिविधियां देखेंगे। उसको आप बहुत हैवी पेनलाइजेशन से या कुछ हैवी पनिशमेंट या लॉ एनफोर्समेंट के तरीके से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उसको डरा धमका के आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक इंसान लालची है, जब तक इंसान के अंदर इस तरीके की भ्रम में जाने वाला सोच है, आप चोरी पे लगाम नहीं लगा सकते। ये सिंडिकेट है कहीं ना कहीं चौधरी साहब, एक सिंडिकेट है कोचिंग सेंटर्स का। आप देख रहे हैं आज जो कोचिंग सेंटर्स का जहां भी, चाहे आप कहीं की बात कर ले, दिल्ली से लेकर राजस्थान, कोटा, कहीं भी बात कर ले, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ऑफिसेज जो बन रहे हैं, ये तमाम तरह की चीजें जो आ रही है, कहां से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट है और एक जुगाड़, जिसे कहते हैं ना कि भाई वहां से साठगांठ है, वो तो आपको ऑप्शन देते हैं, आप आइए हम पास करवाएंगे, भले ऑफ द कैमरा, लेकिन कहते हैं ये। मैं आपकी इस बात से डिनाई नहीं करता है ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे जो काफी बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनको, जिनके लिए ये धंधा हो गया है, वो इस तरीके से काम करते होंगे। इसमें मैं
कैसे क्या सकता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक स्टूडेंट्स के पास मोरल वैल्यू और पेरेंट्स के पास मोरल वैल्यू नहीं होगा, तब तक आप इस तरीके की चीजों से बच नहीं पाएंगे। आप चाहे जितना भी लगाम लगा लें, चोरी एक व्यवहारिक समस्या है, और जब इंसान अपनी योग्यता से ज्यादा पाने की कोशिश करता है, बिल्कुल, और यही वजह है देखिए कि इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। मैं प्रोफेसर विपुल सुनील आपके पास आ रहा हूं। विपुल जी, क्या ऐसे लगेगी लगाम? फिर एनटीए जैसे जो संस्था है, कहा जाता है कि 2019 से लगातार एग्जाम हो रहे हैं, एक आध 2 साल को छोड़ देते तो शायद किसी भी साल में पेपर लीक ना हुआ हो, कोई विवाद ना हो एनटीए को लेकर, तो फिर वो दिन नहीं आया होगा शायद। तो क्या एनटीए को रहना चाहिए, फिर हटा देना चाहिए? नहीं, देखिए, परीक्षा एजेंसी तो एक होनी चाहिए जिससे परीक्षा कराएं, लेकिन उसमें दुरुस्त तो करने की जरूरत है। और लगातार जब गलतियां हो रही हैं, हम देख रहे हैं, केवल नीट का सवाल नहीं है, और भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं या समय पे पेपर बन करके तैयार नहीं हुए हैं। तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं, बल्कि बड़े लेवल पर परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन देखिए अनूप जी, 2024 में भी उसी एनटीए के डायरेक्टर समेत कुछ अधिकारियों को हटा दिया गया, दूसरे व्यक्ति आए, लेकिन दूसरे व्यक्ति के आने के बाद भी क्या स्थिति है कि इतना बड़ा मतलब घोटाला होने के बाद डायरेक्टर कह रहे हैं कि हम बच्चों से फीस नहीं लेंगे। संवेदनहीनता के हद तक संवेदनहीन होकर के ये जवाब आता है जब लगातार सिलसिलेवार सीरियल वाइज आपके संस्थान से पेपर लीक हो रहा है। उसके बाद आप आते हैं तो कहते हैं कि हाँ, रद्द कर दे रहे हैं और बच्चों से फीस नहीं लेंगे। शिक्षा मंत्री उनको डिफेंड कर रहे हैं, फिर आकर के एनटीए को। अभी बात कर रहे थे कोचिंग संचालक जी, बहुत आदर के साथ उनको कह रहा हूं, वरिष्ठ हैं, लेकिन क्या कोचिंग संस्थानों को उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो उद्योग में परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ बड़े संस्थान। ऐसा मैं समझता हूं कि आज की डेट में 90% से एबव कोचिंग, अगर ये बहुत टीचर्स वाले गुण रख करके कोचिंग संचालित कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनको सलाम भी भेजता हूं यहां से कि शिक्षक वाला गुण है। शिक्षक कभी लोभी इस तरह से तो नहीं हो सकता, हालांकि उन प्रोफेसर्स ने भी किया है। तो कोई भी कोचिंग संचालक 90% से ज्यादा आज कोचिंगों को उद्योग धंधा के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। और ये तो दिख रहा है सर विपुल जी, आप और हम देख रहे हैं कि कोचिंग कितने बड़े बड़े, और वो अब लग्जरियस होटल्स की तरह हो गए हैं कि भाई आप वहां आइए, आराम से एसी में बैठिए। पढ़ाई तो है, पढ़ाई कैसे हो रही है इस पर डिपेंड करता है। जो पैसे सुविधाएं दे रहे हैं वो कहीं और से ले रहे हैं, वो ऐसे ही। पढ़ाई का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। बड़े संस्थान हैं, फिटजी से लेकर के, मैं तो नाम ले लेता हूं, एलन, आकाश जैसे, ये क्या करते हैं सर, इसी दिल्ली में 20-20 बैच चलाते हैं, ए से जेड तक 40-40, 26-26 बैच चलाते हैं, मतलब अलग अलग नाम दे करके। और उसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनके 95% से ज्यादा होते हैं, उनको रख लेते हैं ए बैच में, बाकियों के साथ धंधा कर रहे होते हैं, जिसके बारे में कोचिंग संचालक महोदय ने कहा कि कुछ संस्थान, कुछ नहीं, 90% से एबव लोग धंधा कर रहे हैं। और उसके साथ एनटीए में मैं भी जाता हूं पेपर सेटिंग में, और आदरणीय गोयल सर हमसे बहुत सीनियर हैं, इनका लंबा अनुभव है, लेकिन मैंने एनटीए में पिछले दिनों देखा, जो मैं देखकर हतप्रभ हो गया था। अनूप जी, 1 मिनट लगेगा, बात बताने दीजिएगा। पेपर सेटिंग की एक कमेटी में मैं था, मेंबर था, मैं निकल रहा था, वहां बाहर सब कुछ जमा करा लिया जाता है, आपसे एफिडेविट भी ले लिया जाता है, मतलब एक पेपर पर लिखवा लिया जाता है कि आपका सगा संबंधी कोई इस परीक्षा में नहीं बैठ रहा हो, और मतलब ये सब ईमानदारी रखेंगे, ये सब चीजें। तो एक व्यक्ति मुझे मिले जो हर मतलब 4-5 लोगों की कमेटी होती है, अलग अलग क्वेश्चन बनाने के बाद एक बार बैठक होती है। तो उन बैठक के समय मुझे उन पर संशय हो रहा था बार बार। जब बार बार मुझे संशय हो रहा था तो मैंने उनसे पूछ लिया कि कहाँ हैं आप, दिल्ली में ही? पहले तो उन्होंने बताया, कहा कि मुखर्जी नगर में। मैंने कहा मुखर्जी नगर में कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल गया? मुखर्जी नगर में तो मेरी जानकारी नहीं है, 1.5 किलोमीटर में विश्वविद्यालय है, नॉर्थ कैंपस में मैं शिक्षक हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले कुछ दिन पढ़ाया था भागलपुर के किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और अब मैं एक कोचिंग में पढ़ाता हूं। और मैंने माथा पकड़ लिया कि कोचिंग में पढ़ाने वाले व्यक्ति को एनटीए किस आधार पर आमंत्रित किया है। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात को नहीं जान रहे होंगे? अगर नहीं जान रहे होंगे तो इस चैनल से जान लें कि एनटीए के अधिकारी किस हद तक सवाल तो यही है ना सुनील जी कि आखिर आप जो बता रहे हैं फेवरिज्म कर रहे हैं जी, आप जो बता रहे हैं सुनील जी, इसके बाद एनटीए पर कैसे भरोसा करेंगे? कमेटी में रखा जा रहा है। हाँ, मतलब कैसे भरोसा करेंगे कि भाई जो कमेटी में चुना जा रहा है जिन लोगों को, सवाल उन पर है। मैं गोयल साहब आपके पास, जैन साहब आपके पास आ रहा हूं। उसका
एक जैन- कोचिंग से संबंध है जी। अब बताइए वो क्या न्याय करेगा, कौन सी ईमानदारी रख पाएगा। जाहिर है। हालांकि मैं कहता हूं कि हम अगर 50 प्रश्न बनाते हैं तो उसमें से 2 प्रश्न की आने की संभावना होती है। ऐसा पुल बनता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन बैंक बनता है पूरा, उसमें से रैंडम तरीके से पेपर सेट जाता है, कोई किसी को पता नहीं होता है। और ये जो प्रोफेसर गिरफ्तार हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसके एक छोटे अवयव होंगे, ठीक है, ये तो बहुत, उनको फांसी तक की सजा होनी चाहिए। मैं प्रोफेसर हूं तो प्रोफेसर को डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल। लेकिन कह रहा हूं कि ये बहुत छोटे अवयव हैं। इनके साथ एनटीए के अधिकारी मिले होंगे, उनके साथ शिक्षा के माफिया मिले होंगे, उनके साथ कोचिंग संचालक मिले होंगे, और इनको कहीं ना कहीं सब, बीजेपी की जगह कांग्रेस रख लीजिए, कांग्रेस की जगह सपा रख लीजिए, सपा की जगह तृणमूल रख लीजिए, तृणमूल की जगह राजद रख लीजिए, सारी सरकारों में पेपर लीक होता रहा है। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि ये 30 साल 40 साल पहले से पेपर लीक हो रहा है, और सारे राजनीतिक दलों का एक तरह की स्थिति है कि रसूखदार जो शिक्षा माफिया हैं वो कल को विधायक, सांसद, मंत्री बन जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। इसमें भी सीबीआई जांच के बावजूद भी पूर्वानुभव पे मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं होगा, उस जड़ तक ये लोग नहीं पहुंचेंगे। जो सफेद पोस्ट है सुनील जी, वो बच जाएंगे क्या? सुनील जी बच जाएंगे? और रुक जाएंगी चीजें, बच जाएंगे, बचाए जाएंगे, वो बच नहीं। देखिए सुनील जी ने बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर दिए, आरोप भी लगा दिए। जैन साहब, सुनील जी जो कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि भाई ऐसे लोग हैं जिनको रखा जा रहा है उस काबिल नहीं है, योग्यता नहीं है उनमें, लेकिन फिर भी उनको एनटीए में रखा जा रहा है उस कमेटी में, जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है। अगर कोचिंग संचालक को रखेंगे तो जाहिर है वो अपने कोचिंग के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। जैन साहब, देखिए ये तो ऑब्वियस है कि कहीं पे वहीं पे कमी है। जो पेपर सेटर्स को सेलेक्ट किया जा रहा है, जो सिलेक्शन कमेटी है, जो पेपर्स बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कोई कमी है ही। ये बात तब होती कि पेपर ट्रेजरी से आउट हो गया, पेपर ट्रांसपोर्ट एजेंसी से आउट हो गया, वहां से किसी ने कर लिया, जैसा एक बार पीछे यूपी पुलिस में हुआ था। पर जब बस वहीं से पहले ही सबका सब लीक आउट हो चुका है, पूरे सब पेपर्स, क्वेश्चंस जो है वो पब्लिक में घूम रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले उनको पढ़ा रहे हैं खरीद के, तो ये तो ऑब्वियस है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि इसमें कोई बहुत भारी कोई जेम्स बॉन्ड इसको बताएगा। ये तो जननी वही है, और वहीं से सब ये कार्रवाइयां हो रही हैं, वहीं से सब लीकेज हो रहा है। मुझे एक बात और बता दीजिए, आज तक पेपर लीक के कांड को लेकर कितने लोगों को सजा हुई है, कितने लोग जेल में हैं, कोई उसका लेखा जोखा नहीं है। सब बाहर आ जाते हैं, बड़े बड़े वकील खड़े करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया में बेल मिलती है और बाहर अपना घूम रहे हैं, केसेस चल रहे हैं अपना। तो ये तो सिस्टम एक ऐसा बन गया है कि आप जो हैं वो खुलेआम, मतलब एक डंके की चोट पे आप पेपर आउट कराइए, पेपर में घपला कीजिए, और बचाव के लिए आपके 50 रास्ते खुले रहते हैं। इसीलिए बच्चों में जो है वो एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है कि अगला जो होगा वही कैसे हम कंफर्म मान लें कि वो सही होगा। जो पहले इसरो के चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा था कि पेन एंड पेंसिल छोड़कर कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल। 2 साल पहले उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, क्यों नहीं उसके ऊपर आपने पालन किया? अब आप कह रहे हैं कि केवल 2 लाख का हम एक बार में करा सकते हैं, तो 13 पारी लगेंगी, 13-14 पारियों में कराना होगा। भाई आप जो भी करिए, पर आप इसके लिए व्यवस्था कीजिए। जब इसरो की कमेटी के चेयरमैन ने कहा है तो उसको आप समझ, और आप जब अब कह ही रहे हैं आप कि हम अगले साल से कराएंगे, तो अगले साल से कराएंगे तो फिर अगले साल कैसे व्यवस्था हो जाएगी? 2 लाख से कोई 5 लाख थोड़ी हो जाएंगे कंप्यूटर्स। जैन साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई सबको पता है कि अगर ऐसा कर दिया गया तो हो सकता है चोरी रुक जाए, नीट पेपर लीक रुक जाए, तो फिर कमाई कहां से होगी? ये वजह है कि भाई इच्छा शक्ति नहीं है, एक कहीं ना कहीं रुक जाएगा पैसे कमाने का जरिया, इस वजह से इसको लागू नहीं किया जा रहा, या फिर सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। जैन साहब, देखिए इसमें ईडी वगैरह को लगाया जाना चाहिए। ये जो अरबपति सब इसमें इन्वॉल्व आ रहे हैं, इन सबकी, वो बेवाल फैमिली का आप देखिए, फार्म हाउस है देहात में, 5 लोग जिस घर से एमबीबीएस कर रहे हो, वो तो हैरानी वाली बात है। जैन साहब, हाँ, गाड़ियां हैं, ये सब कहां से आ रही हैं? पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं उनके, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं। ना भी हो तो वो सब साथ में लग जाते हैं नेताओं के, बीजेपी नेता, बड़े व्यापारी के बड़े नेताओं के साथ में। ये जो सब चीजें निकल कर आ रही हैं, इससे आप सोचिए बच्चों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा पढ़कर।
कि भाई ये किस सिस्टम में हम रह रहे हैं और क्या क्या इसमें आगे चल के कोई फेयर परीक्षा हो पाएगी। तो ऐसे लोग भी प्रेरित होंगे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि भैया किसी तरीके से पेपर आउट कराओ और अपने बच्चे को अंदर डालो या विदेशों में पढ़ने के लिए भेजो। इसीलिए लाखों की संख्या में लोग बाग जो है निकल रहे हैं बाहर, विदेशों में जाके विभिन्न देशों में पढ़ रहे हैं, वहां पर MBBS कर रहे हैं और डिग्रीज हासिल कर रहे हैं। तो इसीलिए हो रहा है। अब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस कम है उसका एडवांटेज आप देखिए, बेवाल फैमिली के 5 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में ही गए हैं। अब वो वहां से मिसिंग भी हैं, जब से नाम आए वो वहां से गायब हैं। तो आपको मतलब एक माहौल बना के रख दिया है। ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति मैं इसको समझता हूं और इसमें व्यापक परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल व्यापक परिवर्तन होना चाहिए। मैं मदन मोहन जी आपके पास आ रहा हूं। मदन मोहन जी, अभी जैन साहब को आपने सुना कि पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा भी कहीं पेन पेंसिल छोड़कर कंप्यूटर से होना चाहिए। उस पर शायद हो सकता था कि नकेल लग जाती है। आखिर जो सजेशन दिए जाते हैं उन पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है? आप भी तो बहुत सारे सजेशन लेके बैठे हैं, मानने को तैयार नहीं। क्या यहां भी यही कह लें हम कि लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा हो, पैसे कमाया जाए, इसलिए इन सजेशंस को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं लोग? अनूप जी, मैं जैन साहब से भी सहमत हूँ और चौधरी साहब से भी सहमत हूँ। लेकिन अगर हम ये सोचें कि इस समय जिन लोगों के साथ जाती हुई है उनके लिए क्या समाधान सोचें। समस्याएं तो ज्यों की त्यों ही हैं, लेकिन उनके समाधान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनके जो बोर्ड एग्जामिनेशन के आधार पर इस साल की एडमिशन कर दी जाए ताकि इनको दोबारा टेस्ट ना देना पड़े। इस तरीके की पॉलिटिकल विल हमारे देश के अंदर नहीं हो सकती। और ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने अभी प्राइवेट स्कूल्स बैन किए हैं, क्या हम अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बैन नहीं कर सकते? वास्तव में अगर देखा जाए, मेरिट जो है, बच्चों को अगर क्लासरूम में ठीक तरीके से पढ़ाया जाए तो वास्तव में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता नहीं है। इच्छा शक्ति की कमी है सर, मुझे ऐसा लग रहा है, इच्छा शक्ति की कमी। देखिए हमारे साथ मेरी स्क्रीन में सोनी जायसवाल जुड़ गई, नीट स्टूडेंट है। सोनी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सोनी, क्या दोबारा एग्जाम देना कितना मुश्किल लग रहा है? क्योंकि 22-23 लाख में आप भी हैं। आपको नहीं लगता है कि भाई बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए? बार बार एग्जाम देना, कोई प्रेशर नहीं बनता आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक तरीके से? सर ऑब्वियसली मतलब दूसरी बार फिर से एग्जाम देना, वही चीज फिर से प्रिपेयर करना, तो ऑब्वियसली टफ तो है ही। जो हमने पहले प्रिपेयर किया उस हिसाब से जो हम दोबारा प्रिपेयर कर रहे हैं तो उतने अच्छे से कंसंट्रेशन बिल्ड नहीं हो रहा। सोनी, क्योंकि देखिए तैयारी भी लोग करते हैं, लोग कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, पता नहीं आप गए कि नहीं गए, लेकिन बहुत पैसे लगते हैं कोचिंग सेंटर में। नीट की तैयारी करना हो चाहे किसी चीज के लिए, तो आप तैयारी करने के लिए पैसे लगाते हैं, लेकिन अगर ऐसे रिजल्ट आए तो फिर क्या दिक्कत नहीं होती भाई? दोबारा पैसे लगाना हो कोचिंग में, अगर तैयारी करनी हो चाहे किसी तरीके से। हाँ वो तो है ही, ऑब्वियसली नीट की कोचिंग्स भी महंगी होती हैं। दोबारा हिम्मत कर पाएंगे सोनी कोचिंग जाकर फिर से तैयारी करने की आप? सर हो तो जाएगी, बट उस तरह से नहीं होगी ना जैसे हमने पहले प्रिपेयर किया, फिर उसको हमने दोबारा भी वही करना, फिर उस पूरे सिरे से उसको स्टार्ट करना। ये बहुत ही मतलब अगर देखें तो नीट के पेपर देने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए होती, बट उससे पहले प्रिपरेशन करने के लिए भी होनी चाहिए ना। क्या पता इस बार फिर से लीक हो जाए, तो कोई भरोसा नहीं है ना। तो अभी भी सोनी भरोसा नहीं है आपको कि भाई दोबारा भी पेपर हो तो लीक हो नहीं? उसका भरोसा नहीं, हो सकता है लीक भी हो जाए, ये भरोसा नहीं है आपको अभी भी कि भाई फेयर पेपर हो पाएगा? नहीं सर। क्यों ऐसा लग रहा है सोनी आपको? क्या एनटीए पे भरोसा नहीं रहेगा आप लोगों को अब? सर बार बार लीक हो जाते हैं पेपर्स, तो ऑब्वियसली हर किसी को भरोसा नहीं होगा ना। तो क्या करेंगे आप? क्या मांग करती हैं आप लोग? कुछ तो सोच रहे होंगे कैसा होना चाहिए। सर बच्चों पे बहुत आजकल दबाव है, हम लोग एज अ टीचर इस बात को बहुत अच्छे तरीके उन से बच्चों का जानते हैं। इमेंस प्रेशर है बच्चों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ज्यादा प्रेशर है कि बच्चे जो पीछे पढ़ करके रिवाइज करके आते हैं, उनसे पूछो, उनको बोलो कि बेटा ये रिवाइज करके आओ, बोले सर रिवाइज किया था, हम भूल गए सर, हमें याद नहीं। मतलब एंड दैट हैपेंस, आई मीन इट इज नथिंग समथिंग अनसाइकोलॉजिकल। ये साइकोलॉजिकल बात है। जब एक आदमी किसी चीज को बहुत
दिल दिमाग लगा एक करके किसी चीज की तैयारी करता है, फिर वो एग्जाम देने जाता है, वो एग्जाम अच्छा भी हो गया उसका, और उसके बाद उसको पता चला कि वो पेपर कैंसिल हो गया जी, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो फॉल्टी था और लीक कर दिया गया था। अब उस बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो मद्दा फिर से आना, स्पोर्ट्समैन क्या है नहीं बच्चे की बार बार फेल होकर के और वो कर जाए, दे डोंट हैव स्पोर्ट्स स्पिरिट। ये तो स्टूडेंट्स हैं जो किसी चीज की तैयारी करते हैं और उसके बाद उनको वो उम्मीद करते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी है तो मेरा हो ही जाना चाहिए, और वो अच्छा करके आते हैं, और उसके बाद अगर ऐसा लगता है तो ये तो इट इज अ साइकोलॉजिकल किलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। इट्स अ, आई एम यूजिंग वेरी टफ वर्ड, दिस इज अ साइकोलॉजिकल किलिंग टू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एट वन टाइम। बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है, और कहीं ना कहीं चौधरी साहब साइकोलॉजिकल किलिंग जो बात कर रहे हैं, बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए सोनी, आपसे बातचीत करते करते हमें एहसास भी हो रहा है कि आपके ऊपर भी दबाव है। क्या इस दबाव में दोबारा एग्जाम दे पाएंगे बेहतर तरीके से सोनी आप? सर उतने बेटर तरीके से तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कंसंट्रेशन तो दोबारा बिल्ड नहीं हो सकता जो पहली बार हो चुका है, और फिर क्या पता लीक हो ना हो पेपर, क्या कह सकते हैं हम। नहीं तो आप लोग चाहते क्या हैं? कुछ तो होगा मन में कि भाई हर बार पेपर लीक होता है, हम तैयारी करते हैं, हर बार हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है या फिर जो भी आ जाता है पेपर लीक हो जाता है। कितना तैयारी, क्या करेंगे आप, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप लोग? सर यही कि उन 22-23 लाख बच्चे जो अपने पूरे 2 साल, और किसी बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा, उनका भी तो सपना बार बार टूट रहा होगा ना। पेपर लीक हो रहा है, 2024 में भी रीनीट हुआ था, 2025 में भी हुआ था रीनीट, देन फिर इस बार भी ऐसा हुआ है। तो उन बच्चों में तो धीरे धीरे यही हो रहा है ना कि उस एग्जाम को देने का क्या मतलब ना, जो बार बार लीक हो जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि बच्चों में बहुत प्रेशर है, दबाव में है बच्चे, और जाहिर तौर पर आप कोचिंग संचालक हैं, आप बच्चों के मनोभाव को समझ सकते हैं कि बच्चे क्या कैसे इस वक्त झेल रहे होंगे। और देखिए सोनी ने भी कहा 23 लाख बच्चे हैं जिन्हें वापस से नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। इतनी बड़ी आबादी जिन्हें हम भविष्य कह रहे हैं देश का, इस भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये बच्चे, इनको भी भरोसा नहीं रह गया है कि दोबारा पेपर फेयर हो पाएंगे या नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये तकलीफदायक स्थिति तो हर साल बन जाती है, चाहे ये मीडिया में आए या ना आए। मतलब दिल पे हाथ रख के ये बात कह रहा हूं मैं, पेपर लीक हो या ना हो, बट जो पेपर सिटिंग कमेटी में जो लोग बैठे हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग बैठे हैं, अगर वो 100% अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, तो आप अनूप जी मान के चलिए कि पेपर लीक होता ही है। अब ये मान के चलिए, आई एम सेइंग समथिंग वेरी रिमार्केबल फैक्ट। अगर जो भी उस पेपर के कांटेक्ट में है और वो बंदा ईमानदार नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि वो अपने 2-4 लोगों तक या 200-400 लोगों तक पेपर पहुंचा रहा है। ये फुल प्रूफ करके आप कर पाए। देखिए एक बड़ी बात सुझाव के तौर पे मैं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बोलिए। बाहर की कंट्रीज में इस तरीके के कांड क्यों नहीं होते? वहां भी मेडिकल एंट्रेंस होता है या उनके भी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देना पड़ता है। दो बात आपको मैं चाहूंगा कि या तो सरकार जिस तरीके से 60% लोगों को राशन पानी फ्री बांट रही है, उसी तरीके से मेडिकल एजुकेशन कर दीजिए आप, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़िए। देखिए पेपर लीक करने का धंधा खत्म, आप कर दीजिए। बहुत कम, बहुत ज्यादा पैसा तो आप खर्च नहीं कर रहे हैं कि भाई लेकिन जितने पॉपुलेशन, लेकिन सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं। मैं सुनील जी आपके पास आ रहा हूं। सुनील जी, आपने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे कि भाई जो सेटिंग करने आते हैं, सेट करने आते हैं क्वेश्चन उन पर, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि जनता का पैसा भी बर्बाद होता है? दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, दोबारा जनता के पैसे लगने हैं, जितने तैयारी पहले की गई थी वही तैयारी होगी। ये पैसा कहीं टैक्स पेयर्स का तो ही है, आम जनता का भी नुकसान है, आम लोगों का भी, बच्चों का तो भविष्य जा रहा है, जनता के पैसे जा रहे हैं। बिल्कुल, कितना खर्च होता है एक एग्जाम कंडक्ट कराने में, और उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस में ला रहे हैं, बार बार कर रहे हैं चीजें, तो पैसे जा रहे हैं। और यही सब वजह है कि आए दिन आप देख रहे हैं कि गांव पर हम महंगाई से लेकर के, मतलब एक छोटा वजह हो सकता है, लेकिन इसका भी कंट्रीब्यूशन तो है ना, बार बार परीक्षाओं का। और आप कह रहे हैं केवल टैक्स पेयर्स की, उन आम लोगों के बारे में भी सोचिए अनूप जी। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस तरह से, और तमाम जगहों पर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक नमूना दे रहा हूं, तमाम जगहों पर लोग मतलब उत्साहित होते हैं कि 2 बीघे का छोटा सीमांत किसान अपने खेत का कुछ हिस्सा
हिस्सा हटा करके बच्चों को नीट और IIT JEE की तैयारी के लिए भेज रहा है। वो एक सर्टेन टाइम पीरियड का हिसाब यही सच है सुनील जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल गरीब आदमी जमीन का टुकड़ा बेच के बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन वो मुकाम पर नहीं पहुंचा पाता ऐसे नीट पेपर लीक की वजह से। जी, इन कोचिंग संचालकों की बड़ी रकम देता है और उस टाइम पीरियड में 10 महीने 12 महीने 2 साल रखने का जो समय होता है उसका पैसा खर्च सब जोड़ करके उतने हिस्से की जमीन हटा देता है, तमाम कर्ज ले लेता है, गहने बेच देती हैं महिलाएं। और उनके बारे में सोचिए, उनके लिए 2 महीने वो बच्चों को फिर कैसे भेजेंगे? कौन सा मैकेनिज्म उनके लिए सहायता करेगा? बिल्कुल 2 महीने बाद तो बहुत परीक्षा मुश्किल कर रहे है हो, पेपर सुनील जी। लीक हो जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों के लिए है। मैं मदन मोहन जी आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, आपको नहीं लगता है कि कानून सख्त होना चाहिए? अभी चौधरी साहब ने कहा कि विदेशों में भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लेकिन वहां पेपर लीक नहीं होते। पता है क्यों सर? क्योंकि कानून सख्त है और कानून वहां चोरी से ज्यादा चोरी में मदद करने वालों को सजा देती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कानून सख्त होना चाहिए। आप अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी बात बता सकते हैं सर। मैं अनूप जी आपकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन हम सुधार भी कुछ कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक बार बदनाम हुआ था कि वहां सिलेक्शन में इस तरीके के पेपर लीक भी होते थे, करप्शन भी होती थी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस पटियाला में है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होता था। हमें सवेरे सवेरे ये मैसेज मिलता था कि आपने PPSC में जाना है। वहां जब पहुंचते थे सबसे पहले हमारा मोबाइल ले लिया जाता था, जाते ही वहां चाय पिलाई जाती थी और हमारे सामने एक क्वेश्चन बैंक रखा जाता था कि आप ये तुरंत आज 2 बजे पेपर होना है, आपने 12 बजे तक ये पेपर सेट करके हमें देना है ताकि एग्जामिनेशन सेंटर्स में पहुंचाने तक, क्योंकि PPSC के एग्जामिनेशन ये तो एक तैयारी हो गई सर, और ऐसी तैयारी चाहिए कि आप वहां से निकल नहीं सके, क्योंकि पेपर अगर आप तैयार करें तो तुरंत जाएंगे वहां, तुरंत हो जाएगा एग्जाम। बिल्कुल उसी दिन करते हैं। हाँ। और जब पेपर अब बिल्कुल ऐसी तैयारी चाहिए, बिल्कुल ऐसी चाहिए गोयल साहब। और देखिए कहीं ना कहीं कानून को भी सख्त होना होगा, तभी जाकर इन पर लगाम लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए। हम उम्मीद करते हैं सोनी अपना एग्जाम बेहतर तरीके से दे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह कि आखिर कब तक ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा? सोनी जैसी बच्ची कब तक दोबारा एग्जाम देती रहेगी? कहीं ना कहीं कानून को सख्त करना होगा और जो जांच एजेंसियां या फिर जो NTA जैसी एजेंसियां जो एग्जाम कराती हैं उन पर भी सख्ती दिखानी होगी, तब जाकर शायद ये पेपर लीक रोक पाएंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।